राधे राधे आप सभी को। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। चलिए, आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है? हाँ, आविका जी, प्रियंका जी, रेनू जी, टेक्निकल जी, गुड लक जी, सरिता जी, शिवांगी जी, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है। पिछली क्लास का लिंक था, उसमें कुछ दिक्कत हो गया था, मुझे लग रहा है वो सही नहीं चल रहा था वीडियो, इसीलिए मैंने दोबारा लिंक किया। तो आप लोग शेयर कर दे सभी के यहाँ ताकि सब जुड़ जाएं। चलिए, तो आज 100 तक हमने भाषा विज्ञान से देखा था। आज हम देखेंगे 101 नंबर से। ठीक, तो आप क्लास शेयर करें और उसके बाद हम अपने आते हैं प्रश्नों पे। तो 101 नंबर का आज की क्लास का पहला प्रश्न रहेगा, आपको बताना है हिंदी शब्द किस भाषा का है। हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है? नमस्ते आप सभी को, जवाब दीजिए। जवाब आया है कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। बहुत बढ़िया। किस भाषा का? फारसी का। दूसरे प्रश्न पे आ जाइए, मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई? मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई? जवाब आया है इसका, दूसरे प्रश्न का जवाब दे आप सभी। बी आ रहा है, सी आ रहा है। सही जवाब आया है केवल शिवांगी जी का। वेरी गुड शिवांगी जी। 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई? 1966 में। ए ऑप्शन सही होगा। आगे आते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है आपसे कि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक गलत है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक कौन सी गलत दिया है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, शारदा, कुटिला। यहां पे जवाब आ रहा है बी, बी, बी और सी भी आ रहा है। तो यहाँ पे जिन्होंने बताया है सी ऑप्शन, उनका जवाब सही है। खरोष्ठी तो देवनागरी की पूर्ववर्ती है ना। पूर्ववर्ती लिपियों में गलत कौन है? शारदा गलत है आपका। तो जिन्होंने सी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, शारदा। 103 का जिन्होंने सी बताया है, बहुत बढ़िया। आप सभी ने गलती किया है इसे। ब्राह्मी, खरोष्ठी, कुटिला ये देवनागरी की तीनों पूर्ववर्ती है, शारदा नहीं है। आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पे। चौथा पूछा गया है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह कोटि है जो। मानक हिंदी व्याकरण में कारक है, क्या है? जवाब दीजिए। चौथे का जवाब अच्छा ठीक है, हम उसको देख ले रहे हैं फिर से एक बार। चलिए चौथे पे आ जाइए। चौथे का जवाब आ रहा है सी ऑप्शन की संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करता है। बिल्कुल सही। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करता है। 105 पे आइए। नीचे दिए गए शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 105 में आपको सही का चयन करना है। 36 कौन सा सही लिखा गया है? जवाब आया है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब आया है 36। त में द्वित रहेगा और क्या रहेगा? त पे बड़ी की मात्रा रहेगी, ये आपका बिल्कुल सही है। 106 पे आइए। आपको बताना है कि किसकी भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। भाव की, लिपि की, या पूर्वी की, या भाषा की? तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही आया है। नहीं, भाव की नहीं, लिपि की। लिपि की जो भूमिका है ये मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है।
7वां प्रश्न है आपसे कि प्राचीन नागरिक का दक्षिण भारत में क्या नाम है? प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में देवनागरी, आनंद नागरी, नंदी नागरी या ब्रह्म नागरी? जवाब आया है सी, एकदम सही आया है। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में जो नाम है वो नंदी नागरी के नाम से जानी जाती है। 8वें प्रश्न पे आइए। रोमन लिपि के संबंध में किसने कहा है कि रोमन में वैज्ञानिकता का नाम भी नहीं है? 108 का जवाब दीजिए। ये कथन किसका है कि रोमन में वैज्ञानिकता का नाम भी नहीं है? जवाब आया है ए ऑप्शन की सुनीति कुमार चटर्जी। सी नहीं होगा, नहीं, जिन्होंने बताया है ए बिल्कुल सही बताया है। ये कथन है सुनीति कुमार चटर्जी का कि रोमन में वैज्ञानिकता का नाम भी नहीं है। आते हैं 9 नंबर के प्रश्न पे। 9 में आपको बताना है, कई बार परीक्षाओं में आया है ये प्रश्न, कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? जवाब आ रहा है 1961 में। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी। 10वां प्रश्न है आपसे कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? यह भी परीक्षा में पूछा गया है। कार्यालयी हिंदी की भाषा, जवाब आया है अभिधात्मक। बिल्कुल सही जवाब आया है। जब अभिधात्मक होगा तभी तो सबको समझ आएगा, तो कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। 11 का प्रश्न है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? जवाब आया है कि 111 का जवाब आया है बी ऑप्शन की बिल्कुल सही जवाब आया है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी से। बहुत बढ़िया। 112 में आइए। 112 में आपको बताना है कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बांग्ला भाषा से या सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं से? तो कहां से ग्रहण किए जाते हैं? सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं से। डी हमारा एकदम सही जवाब है। 13 पे आते हैं। 13 में आपको बताना है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? प्रमोद जी ने कथन बताया, वो कथन शायद हमारी स्टार्टिंग क्लास में ही आया था। भाषा विज्ञान की आप पहली क्लास देखिए, पिटमैन का है वो कथन। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? बिल्कुल सही जवाब आया है अक्षरात्मक। क्या है? तो अक्षरात्मक है। बहुत बढ़िया। 114 पे आ जाइए। 114 में आपको बताना है कि भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया? भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया? भिखारी ठाकुर। विकल्प में इसीलिए मैंने रखा है, डीएसएसबी में आया था तो भिखारी ठाकुर नहीं रखा था, और मैंने रख दिया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और आप हो भी गए। सही जवाब आया है केवल दीपा जी का, और तो किसी का नहीं दिख रहा है।
किसका है? कृष्णदेव उपाध्याय हैं। ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है, कृष्णदेव उपाध्याय। भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह कृष्णदेव उपाध्याय ने किया है। 15 पे आ जाइए। 15 में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत आसान सा प्रश्न है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। 16 पे आ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए आप लोग। 16 में आपको बताना है हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? 4000, 6000, 400, 5000। बिल्कुल सही जवाब आया है। हिंदी विश्व की 6000 भाषाओं में से एक है। कितनी भाषाओं में से? 6000। 17 पे आ जाइए। हिंदी की लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या कहलाती है? दुनिया का सबसे आसान प्रश्न। बिल्कुल, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी कहलाती है। 18 पे आ जाइए। 18 में आपको बताना है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? बिल्कुल नीलम जी, लाइक और शेयर करके ही आना चाहिए, तभी तो सब लोग जुड़ेंगे। नमस्ते आप सभी को। 18 का जवाब आया है हॉर्नले। बिल्कुल सही जवाब आया है। हॉर्नले ही वो विद्वान थे जो सबसे पहले आर्य भाषाओं की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किए। 19 पे आ जाइए। 19 में एक कथन है, बता दीजिए किस विद्वान का है? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब बाबूराम सक्सेना ने कहा है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, ये आपको वासुदेव नंदन की किताब में स्टार्टिंग में सब कथन मिल जाएंगे। 120 पे आइए। किस बोली में नदा और नधा के स्थान पे न और न हो जाता है? 20 का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, आया है पेपर में। किस बोली की ये विशेषता है? 20 का जवाब आ रहा है। हाँ, उसमें भी दिया है। बिल्कुल जवाब आया है भोजपुरी। बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है भोजपुरी बोली की विशेषता है। 121 पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। सी ऑप्शन एकदम सही आया है। 22 पे आ जाइए। 22 पे आपको बताना है कि लिपियों के विकास का सही क्रम कौन सा है? टीजीटी 21 में वाला प्रश्न आया था। लिपियों के विकास का सही क्रम बताइए। टीजीटी 21 का ये प्रश्न है। टीजीटी 21 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मैंने उसे वीडियो बनाया है और ये भी बताया है कितने क्वेश्चन कठिन थे, कितने आसान आए थे। तो आप लोगों को वो वीडियो कल मिलेगा 21 का टीजीटी का, फिर उसके बाद परसों पीजीटी का मिलेगा। तो लिपियों के विकास का सही क्रम है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। 23 नंबर पे आ जाइए। 23 में आपको बताना है कि किस बोली में क्यों के स्थान पे चौ का प्रयोग होता है? 23 का जवाब दीजिए। कल 10 बजे ही वो आपको क्लास मिल जाएगी टीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर का 21 वाला। 23 का जवाब आया है कि भोजपुरी और ब्रज। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हैं 23 वाले में, पर जो लोग बता रहे हैं ब्रज उनका सही है। क्यों के स्थान पे चौ का प्रयोग होता है ब्रज भाषा, भोजपुरी में नहीं होता है। आ जाइए 24 नंबर पे। 24 में आपको बताना है
किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पे रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? अच्छा, ब्रजभाषा क्षेत्र से हैं। चलिए, 24 का जवाब आया है सुनीति कुमार चटर्जी, एकदम सही आया है। देवनागरी लिपि के स्थान पे रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। आ जाइए 25 नंबर पे। 25 में आपको बताना है कि अक्षर पे सिरारेख लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? अक्षर पे सिरारेख लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? 25 का जवाब दीजिए। सी आ रहा है, बी आ रहा है? 25 का जिन्होंने बताया है सी, बिल्कुल सही बताया है, देवनागरी सुधार समिति। अक्षर पे सिरारेखा लगाने का अनुमोदन देवनागरी सुधार समिति द्वारा किया गया। 26 पे आ जाइए। 26 में आपको सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। चलिए, भाषा दिया गया है और उसका अन्य नाम दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। हाँ, गुजराती सिरारेख विहीन लिपि है, बिल्कुल सुशील जी। 26 का जवाब दीजिए। 26 का जवाब आ रहा है सी ऑप्शन। कि सी वाला सही सुमेलित है तो देख लेते हैं। तो ब्रज भाषा का जो अन्य नाम है वो अंतर्वेदी है, अवधी का क्या है, बैसवाड़ी है, हरियाणवी का बांगरू है और छत्तीसगढ़ी का खलटाही है। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन। 27 पे आ जाइए। 27 में आपको बताना है किस बोली में ऐ का उच्चारण ऐ और औ का उच्चारण औ रूप में होता है? तो ऐ औ कहाँ के लोग बोलते हैं? अवध क्षेत्र के या खड़ी बोली वाले या ब्रज या भोजपुरी? अंदर से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, बाहर से मत डरिए, अंदर से थोड़ा बहुत डर लगता है पेपर में। नेहा जी, जवाब आया है अवधी, बिल्कुल सही जवाब आया है अवधी। अवधी वाले जो हैं वो ए को ऐ बोलते हैं, औ को औ बोलते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 28 पे आइए। 28 में आपको बताना है वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा है। चलिए, वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा क्या है? 28 का आंसर कीजिए। 28 का जवाब देखते हैं क्या रहा है आप सभी का। ये प्रश्न यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज में आया है 2008 में, और एकदम जवाब भी आप लोगों का शानदार आया है कि वाक्य संगठन से हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्तिक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। आ जाइए 29 नंबर पे। 29 में आपको बताना है कि अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयास के बावजूद देवनागरी लिपि पूर्णतः परिपूर्णता नहीं पा सकी। क्यों नहीं पा सकी, बता दीजिए। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी अपनी मूल प्रवृत्ति के। यहाँ पे आया है डी ऑप्शन, सरकारी सहयोग न मिल पाने के कारण। नहीं, ऐसा नहीं है। जवाब आया है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब आया है। सॉरी, जिन्होंने बताया है ए ऑप्शन, आक्षरिक होने के कारण। ठीक, ये आक्षरिक होने के कारण परिपूर्णता नहीं पा सकी। अभी हमने देखा था ना, हमारी देवनागरी लिपि क्या है, अक्षरात्मक है। तो जिन्होंने भी बताया है बी ऑप्शन, बिल्कुल उनका जवाब गलत है कि अन्य भारतीय लिपियों के प्रवक्ताओं के विरोध के कारण। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, ये भी यूपीएससी डिग्री कॉलेज में ही आया हुआ प्रश्न है। आक्षरिक होने के कारण ये क्या हुई, परिपूर्णता नहीं पा सकी है। बी और डी बिल्कुल गलत है। जिन्होंने ये बताया केवल उनका सही है। 30 पे आ जाइए।
अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है, बता दीजिए। अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है? तत्सम बहुला, देशज बहुला, तद्भव बहुला या विदेशी बहुला? जवाब आया है अवधी भाषा की जो शब्दावली है वो तद्भव बहुला है। वेरी गुड, तद्भव शब्दों का प्रयोग ज्यादा है अवधि में। आ जाइए 31 नंबर। 31 में आपको बताना है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर, गोविंद रानाडे, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना। 50 क्वेश्चन होते हैं भाषा विज्ञान से डेली। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। 32 पे आइए। 32 में आपको बताना है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? सही जवाब आया है बोली। बोली कहते हैं। 33 पे आ जाइए। ब्रज भाषा का आधार है। ब्रज भाषा का आधार कौन सा भ्रंश है? 33 का जवाब आ रहा है सी और बी। जिन्होंने बताया बी सही बताया। ब्रज भाषा का आधार है सौश्रेणी अपभ्रंश। 34 पे आ जाइए। 34 में बताना है बोली। बोली का लघुत्तम रूप आपको बताना है। शब्द का मत बताने लगिएगा। बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है? 34 पे आइए। वर्ण शब्द का होता है, बोली का नहीं होता है। जवाब दीजिए। प्री क्वेश्चन लायक करो तो ये प्रीवियस ईयर के ही तो हैं, कहाँ के हैं? जिन्होंने बताया है ए, जैसे में पूनम जी, सुनैना जी और अरविंद जी, ये सब लोग शाबाशी के लायक हैं। और भी ऊपर कई लोग बताए हैं, दीपा जी हैं, सरिता जी हैं, प्रतिभा जी हैं, बहुत बढ़िया। बोली का लघुत्तम रूप होता है व्यक्ति बोली। व्यक्ति बोली आपका उपबोली से भी पहले आता है। पहले आपका व्यक्ति बोली आएगा, उसके बाद उपबोली आएगा, फिर बोली आता है। तो बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है? व्यक्ति बोली होता है। भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां दिया गया है, तो ध्यान देंगे। बोली का लघुत्तम रूप व्यक्ति बोली। हाँ, सुशील जी ने भी बताया था। 35 पे आ जाइए। 35 में आपको बताना है कि खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। हाँ, कई लोगों ने बताया था, ऊपर चला गया होगा आप लोगों का ज्यादा। 35 का जवाब दीजिए। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। एकदम सही जवाब है। खड़ी बोली का केंद्र ही माना जाता है मेरठ। मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा, ये सब खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का है क्षेत्र। चलिए 36 नंबर पे आ जाइए। 36 में आपको बताना है, ये भी आया हुआ है परीक्षा में, आया हुआ है पेपर में, कि भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक रूप में किस भाषा से काफी समानता रखती है? भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक रूप से किस भाषा से काफी समानता रखती है? बिल्कुल सही जवाब आया है बांग्ला भाषा से। किससे? बांग्ला भाषा से। ए ऑप्शन एकदम सही है। फारसी कहाँ जाएगी? भोजपुरी। जिन्होंने बी बताया है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है उसका फारसी से। 37 पे आ जाइए। 37 में आपको बताना है कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है। आपको कुमायूनी भाषा का क्षेत्र बताना है। 37 का जवाब दे आप सभी। जवाब आ रहा है बी ऑप्शन, रानीखेत, नैनीताल। बिल्कुल सही जवाब आया है। रानीखेत और नैनीताल में क्या बोला जाता है? कुमायूनी बोला जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है।
38 पे आ जाइए। 38 में आपको बताना है कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द कहाँ से ग्रहण किए जाते हैं? हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बांग्ला भाषा से या सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से? 38 का जवाब दें। 38 का आ रहा है ए, बी। बी कैसे आ गया भाई? डी होगा ना। डी ऑप्शन सही है कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत भाषा के शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं। आपको बताना है कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? जवाब दीजिए। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? सभी नहीं, बिल्कुल 22 भाषाएं, केवल 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है, ये ध्यान देना है। चलिए, हाँ हिंदी को तो है ही, पहले ही उसको मान्यता दिया गया था। 39 में आपको बताना है, बहुत आसान सा प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? 39 का जवाब दीजिए। 39 का जवाब आया है ग्रियर्सन। बिल्कुल, भाषा सर्वेक्षण जो ग्रंथ है ये ग्रियर्सन का ही है, तो हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है, ग्रियर्सन। 40 पे आ जाइए। 40 में आपको बताना है, ये प्रश्न आया है नेट 2024 में कि राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या और समाधान पुस्तक के लेखक हैं। जवाब दीजिए। 40 का जवाब आ रहा है बी ऑप्शन की देवेंद्र नाथ शर्मा। सी भी आ रहा है, अधिकतर संख्या में जवाब गलत आ रहा है। जिन्होंने बताया है बी, बहुत बढ़िया। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या और समाधान ये देवेंद्र नाथ शर्मा का है। किसका? देवेंद्र नाथ शर्मा। 41 पे आइए। 41 में आपको बताना है, ये भी नेट 2024 का ही है कि हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस भाषा कहा है। ये भी मैं 2024 का पढ़ रही थी नेट का पेपर, तो उसमें आया था कि हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस भाषा कहा है। जवाब आ रहा है डी, बिल्कुल सही जवाब आया है गारशाद तासी। तासी ने कहा है। आ जाइए 42 पे। 42 में आपको बताना है, नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुई? नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुई? 42 का जवाब आ रहा है सी ऑप्शन। बी भी आया है, पर जिनका जवाब है सी, बहुत बढ़िया। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना 1947 में। 48 पे आ जाइए। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा या बोली? क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा, जवाब आया है बोली। अभी तो 7 प्रश्न है, ठीक। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा बोली। 44 पे आ जाइए। 44 में आपको बताना है कि नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? जवाब आया है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब आया है नंदी नागरी। नागरी को दक्षिण में नंदी नागरी कहा जाता है। चलिए 45 पे आइए। प्राचीन भारतीय सिक्कों पे कौन सी लिपि अंकित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, जवाब दीजिए।
ये प्रश्न बीएड एंट्रेंस में आया था, मैं गलती करके आ गई थी। प्राचीन भारतीय सिक्कों पे कौन सी लिपि अंकित है? जवाब आ रहा है यहाँ पे बी और सी 45 का। और जिन्होंने बताया है बी उनका जवाब सही है, जिन्होंने बताया है सी बिल्कुल गलत। ठीक, प्राचीन भारतीय सिक्कों पे ब्राह्मी लिपि अंकित है, ना कि कुटिल। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। 146 पे आइए। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सैंधव लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि, ब्राह्मी लिपि। जवाब आ रहा है ब्राह्मी लिपि। बहुत बढ़िया जवाब। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आ जाइए 47 पे। 47 में आपको बताना है कि देवनागरी लिपि के नामकरण में लोकनागरी नाम किस विद्वान ने दिया? देवनागरी लिपि के नामकरण में लोकनागरी नाम किस विद्वान ने दिया? जवाब आ रहा है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब आया है विनोबा भावे ने। 48 पे आ जाइए। 48 में आपको बताना है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? जवाब आया है समरूप या ग्रेफेम। बहुत बढ़िया जवाब। मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफेम कहते हैं। 49 पे आइए। 49 में आपको बताना है भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है। टीजीटी में आया हुआ है ये प्रश्न। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है। जवाब आया है उच्चारण की सुविधा। बिल्कुल सही जवाब है। प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। 50 पे आइए। 150, 150 हमने देख लिया। वाराणसी का बनारस रूप में उदाहरण है। अभी एक प्रश्न हम देखेंगे स्टार्टिंग में जो डाउट था। वाराणसी का बनारस रूप किसका उदाहरण है? तो जिन्होंने बताया ए सही बताया, ये भी प्रीवियस का प्रश्न है। वाराणसी का बनारस जो उदाहरण है वो व्यंजन विपर्यय का है। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप लोग बता दें 50 में से कितना आपने सही किया है और कितना गलत किया है, ईमानदारी से बताएंगे। और हम आते हैं स्टार्टिंग में एक प्रश्न था हमारा। अभी 2 बजे सर पेपर हल करवाएंगे। 2 बजे तैयार रहिएगा आप सभी। कल आपको पेपर भेजा गया था ना, हल नहीं किए होंगे तो हल कर लीजिए। तो 2 बजे उसका सॉल्व होगा। आप लोग फिर अपना स्कोर चेक कीजिएगा। और कौन सा प्रश्न था? 103 नंबर का था कि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक गलत है। तो बिल्कुल यहाँ पे शारदा नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? खरोष्ठी। खरोष्ठी गलत है। ब्राह्मी, शारदा, कुटिला ये देवनागरी की पूर्ववर्ती लिपियां हैं, लेकिन खरोष्ठी नहीं है। तो इसको हमने सुधार दिया। बाकी सब प्रश्न सही है और किसी में कोई डाउट नहीं है। ठीक, केवल एक मिस्टेक हुआ था ये। नहीं, सब कैसे गलती होंगे चित्रा जी? तैयार नहीं किए तब आप प्रीवियस के प्रश्न। कोई बात नहीं, अब तो याद कर लीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं गिनी तो अच्छा ठीक है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने अपना किया है बहुत बढ़िया स्कोर किया है। हाँ, क्लास होगी फिर शाम 6 बजे भी क्लास होगी। 2 बजे सर पेपर हल करवाएंगे, वो भी होगा। बाकी रात को 8 बजे तो मिलेंगे ही हम लोग अपनी निबंध वाली क्लास में। नमस्ते आप सभी को। तो क्लास को लाइक वाइक आप लोग कर दीजिएगा और पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करें। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा लोगों ने कर दिया है। चलिए क्लास को यहीं पे हम लोग बंद करते हैं। ठीक, 2 बजे सर पेपर हल करवाएंगे फिर।